हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का पेपर ख़त्म हुआ था, प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। तो उसी पेपर को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शन से मेनली क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट थिंग्स से आप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ही बार बर्डन ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा और सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड है। इट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी आप इसको कर लेते दोस्तों, तभी इसका आंसर आपको मिल जाता। समझते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होता है। कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन से बने होते हैं। वो 1 मीटर के 1 बिलियनथवा भाग होता है, यानी कि 1 अरबवा भाग होता है। दैट इज द मीनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या इसको हम ड्रग्स कैरियर और एंटीजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी में, या फिर आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये बायोकेमिकल सेंसर के रूप में काम कर सकता है, या फिर ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ऑल आर द करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका सबका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई डी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो इसको आराम से कर लेते दोस्तों। कोई इसमें टफ एंड हार्ड एंड फास्ट और टफ इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इसमें से क्या 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 एक्टिविटी किया जा सकता है? सिंपल सा दोस्तों आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होते तो आपको पता होता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके क्या क्या होता है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ट्रैफिक सिस्टम में क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सी बात है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके क्या हम लोग दवाई के छिड़काव कर सकते हैं फील्ड में, या फिर एक्टिव वोल्कानो के ऊपर में जाके क्या उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर अगर वेल मछली जो स्प्राउट करती है उसके सांस से जो हम लोग डीएनए लेते हैं, क्या उसको लेकर हम लोग उसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल आर द करेक्ट आंसर। तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है आजकल, जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है, इकोनॉमी में चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। दैट्स वाई डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। ये थोड़ा आपको समझने वाली चीज़ है। ये जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया था पिछले साल, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है लीजा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बोल रहा है कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू। कौन सा ये एक्सपेरिमेंट जो है नीचे रेफर करता है? तो आपको सिंपल सा आंसर देना होगा दोस्तों, इवॉल्व्ड लीजा। इवॉल्व्ड लीजा क्या है दोस्तों? लीजा का फुल फॉर्म होता है लेजर इंफ्रारोमीटर स्पेस एंटीना। इसका इस्तेमाल ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए और उसको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए किया जाता है दोस्तों। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, अगर आपने साइंस रिपोर्टर पढ़ा होगा तो भी इसको आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि साइंस रिपोर्टर में पिछले बार बेहतरीन तरीके से पूरा लीजा का डिटेल एनालिसिस दिया हुआ था दोस्तों। तो करंट अफेयर पढ़िए या फिर साइंस रिपोर्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ले लीजिए, उससे काफ़ी क्वेश्चन डील कर सकता है आसानी से आप। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो सेल से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जेनेटिक चेंजेस जो है, क्या हम जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रो एस्पेक्टिव पेरेंट्स। करेक्ट आंसर। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ। करेक्ट आंसर। एम्ब्रॉय के स्टेज पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ अ पिग। बिल्कुल कर सकते हैं। इवन पिग पे उसका प्रशिक्षण ही किया गया था दोस्तों पहली बार। तो दैट्स वाई डी द करेक्ट आंसर। ये भी तीनों इसका आंसर दोस्तों सही है। अब देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने सेल्स को भी पढ़ा होगा ना, तो उसमें ढेर सारे आप सेल्स को ऑप्शन पढ़ोगे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, उसी से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस। तो इसमें आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन से रिलेटेड है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन से क्यों रिलेटेड है दोस्तों? इंडिया में ये पूछ रहा है। ये केन्या में इसका इस्तेमाल हुआ था, चाइना में इस्तेमाल हुआ था। अब इंडिया के केस में पूछ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये वैक्सीन क्या है। तो ये डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि केन्या, चाइना और ऐसे कंट्री में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब बताइए,
इस वैक्सीन का इस्तेमाल हम लोग निमोनिया के लिए कर सकते हैं और साथ ही साथ में मेनिंजिटिस के लिए कर सकते हैं और सेप्सिस के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन एंटीबॉडीज दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। जो ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है, क्या उनका इस्तेमाल यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्या कम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और 3 नंबर पूछ रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। गलत है दोस्तों, कि इसका साइड इफेक्ट भी और एलर्जिक रिएक्शंस भी इसका डिटेक्ट किया गया। दैट्स वाई 3 द रॉन्ग आंसर एंड 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों होगा, वो होगा बी। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो देखिए, ये भी करंट अफेयर्स आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारा डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे, तो हर एक साल क्वेश्चन इसे पूछता है दोस्तों। तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स अपडेटेड रहेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन, 6 का 6 भी आपके करंट अफेयर से पूछ दिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ दिए, सिंपल सी बात। 7th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में बेसिक एकदम क्वेश्चन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बारे में, कौन सा ऑप्शन सही है। प्लांट सेल्स के पास में सेल्यूलोज सेल वॉल होता है, जो कि एनिमल सेल के पास में नहीं होता है। प्लांट सेल डज नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसा कि एनिमल सेल के पास में होता है। और मैच्योर प्लांट सेल जो होता है, उनके पास में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास में छोटे छोटे ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो इसका आंसर 1 and 3 करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है दोस्तों। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो बोल रहा ऑप्शन वो सही नहीं है। दैट्स वाई 1 and 3 द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों, सॉरी। बेंजाइन पोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन और फैक्टर है जो कि हमारे बेंजाइन पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा सब के सब, इसका 1, 2, 3, 4 and 5 सब सही है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोकिंग, वुड बर्निंग, सबसे दोस्तों बेंजाइन पोल्यूशन होता है। दैट्स वाई डी द करेक्ट आंसर। पोल्यूशन हर एक साल हमारे इंडिया में, समझ लीजिए कि पोल्यूशन से तो दिल्ली तो ग्रसित रहता ही रहता है, साथ ही साथ में और भी हमारे इंडिया की सिटीज़ जो हैं वो न्यू रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इसलिए हमेशा पोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछता है एक साल, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड, अब इसको आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ग्लोबल, ये दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि अगर ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उस केस में हम इंडिया को किस प्रकार से बचा सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसी और एक्शन लेंगे जिससे हमारे इंडिया पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उससे इम्यून रहेंगे। तो क्या हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे डिपेंडेंसी कम कर दें तो होगा ऐसा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बैंक इंडिया में खुले तो भी होगा, या फिर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दें तो होगा। तो दोस्तों फॉरेन बैंक ज़्यादा खोलेंगे तो उससे हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, वल्नरेबल ही हो जाएंगे बशर्ते। और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करेंगे तो भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा कि अगर हम फॉरेन बोरिंग, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स को कम कर देंगे तो हम उससे इम्यून रह सकते हैं अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो। दैट्स वाई ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अगर आप 1 लाख रुपया कैश निकाले डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से अपने बैंक से, तो उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जो निकाले हैं उसको भी हम लोग काउंट ही करते हैं कि कितना मनी है मार्केट में, पहले मतलब कितनी इकोनॉमी में पैसा है। ऐसा नहीं कि जो बैंक में उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको भी हम लोग काउंट करते हैं कैश के रूप में ही, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड ही क्रिएट करेगा। इसीलिए आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, अधिकांश ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लोगों का दोस्तों। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पैरामीटर्स किससे रिलेटेड है दोस्तों? पैरामीटर्स किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वास पाथ। सी द करेक्ट आंसर, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों है। ये भी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये मूवमेंट से देखिए, रखमाबाई केस ऑफ 1884 किससे रिलेटेड है? रखमाबाई केस किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ
कंज्यूगल राइट से रिलेटेड, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 and 3 द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो भी कवर कर लेंगे। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन में कमी देखने को मिली थी, उसके पीछे कारण क्या था? सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वर्ल्ड मार्केट में वो कम हो चुका था, क्योंकि नए नए इन्वेंशन हो रहे थे और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं, क्योंकि अब सिंथेटिक कलर आ चुके थे, इसीलिए इंडिगो का जो प्रोडक्शन था, जो उसमें कल्टीवेशन था, उसमें कमी देखने को मिली थी। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं दोस्तों, क्या है रिलेटेड। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, उसके बनाने के पीछे कारण क्या था? सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लियरली। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 उल गुलान, ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि न्यूज़ हाल ही फिलहाल में उनके स्टैचू बनाने से रिलेटेड था, बिरसा मुंडा का। तो उल गुलान उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 to 1900। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, स्कॉलर्स एंड लॉरेट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। पाणिनि जो थे, क्या वो पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, या फिर अमर सिम्हा जो थे वो हर्षवर्धन के समय में थे, या फिर कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे? तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों, सी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे, लेकिन अमर सिंह जो थे वो हर्षवर्धन के समय में नहीं थे, और पाणिनि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समय में नहीं थे। दैट्स वाई वन इज सी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं दोस्तों। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका इस्तेमाल हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को ऑफस्प्रिंग में रोकने से कर सकते हैं। मतलब अगर हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होता है उसको किसी दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाने से रोका जा सकता है उसको दोस्तों। दैट इज द करेक्ट आंसर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है और उसका क्या इफेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको देना है करेक्ट आंसर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कमी ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं और सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एलेक्सा देख लीजिए, एलेक्सा देख लीजिए जो है अभी अमेजोन का है, जो AI है जो। डिजीज़ डायग्नोसिस, बिल्कुल इसका इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ सेक्टर में। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर क्या ही तो है। और साथ ही साथ में वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल हो रहा है। तो इसका आंसर इसलिए दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप रेगुलर वे में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इवेंट से वाकिफ रहते हैं, तो ये आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये साइंस रिपोर्टर में भी इस पर बहुत डिटेल वे में आर्टिकल भी आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, VLC टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 नैनोमीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। यही इसका वेवलेंथ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सेकंड, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। गलत है दोस्तों, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन VLC से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। अब थर्ड पे आते हैं। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही है। ये ब्लूटूथ से तेजी में काम करता है दोस्तों, दैट्स वाई ये ऑप्शन सही है। चलिए 1 और 3 सही हुआ। फोर्थ पे आते हैं। VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। इसलिए इसका आंसर दोस्तों होगा 1, 3 and 4। इट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पिछले साल भी 2018 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था। उस समय बिटकॉइन से पूछा था क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल। सही है इसका आंसर, ये सही है, कोई सिंगल कंट्रोल नहीं है। इट्स द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन दैट
ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। गलत है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में केवल आज ब्लॉकचेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हो रहा है। दैट्स वाई ओनली लिखा हुआ ना ओनली, इसलिए गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्टेटमेंट 3 पे, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो 2 हटा दीजिए, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिफरेंट और भी अलग अलग सेक्शन पे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस किए, उसके बाद हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।